अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू हसनैन ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर। आज हमने करनी है रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3। तो सबसे पहले इसमें एमसीक्यूज़ को कवर करते हैं। फर्स्ट वाला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट। कि उसने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म हमें दी है कि 1/3, 1/5, 1/7 एंड सो ऑन। और उसने कहा है कि इसको आपने सेट बिल्डर नोटेशन में शो करना है। ये सेट बिल्डर नोटेशंस हैं दी गई हैं। और ये जो ऊपर आपको फॉर्म दी गई है ये टेबुलर फॉर्म है, मतलब सिंपल वैल्यूज़ लिखी गई हों उसको हम क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। और जो इस तरीके से जिसमें कुछ अलामात वगैरह यूज़ की गई हों, जैसे ये सच डैट हो गया या बिलोंग्स टू डब्ल्यू या बिलोंग्स टू अ होल नंबर, इस तरह की हम जो फॉर्म होती है उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। तो इसका जी जो हमारे पास आंसर है वो बी वाला है। ये किस तरीके से आता है तो ये सोल्व करते हैं इसको। तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन था। अब बी वाला हमने कहा कि आंसर ठीक है। ये किस तरीके से ठीक है कि उसने जो कंडीशन दी है हमें x इक्वल्स टू 1/2 प्लस n, ये जो MCQ हमारा करेक्ट है उसमें ये वाली वैल्यू लिखी गई है। हमने x इक्वल्स टू 1/2 n प्लस 1 ले लिया। अब उसने कहा है कि जो n है हमारे पास, ये 2 के साथ जो n मल्टीप्लाई हो रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, वो होल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो हमें पता है कि जो होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से लेकर ऑनवर्ड सो ऑन तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने इस n की जगह पे 0 पुट किया, तो 1/2 इंटू 0 प्लस 1 किया, तो ये 1/1, ये पूरी वैल्यू 0 हो गई थी, तो 1/1 इक्वल्स टू 1 आ गया मेरे पास। सही है। इससे नेक्स्ट मेरे पास होल नंबर में क्या आता है, 1 आता है, तो मैंने n की जगह पे 1 पुट किया, तो मेरे पास आ गया जी 2 इंटू 1 2, और 1/2 प्लस 1 1/3। ठीक है, और इससे आगे मैंने होल नंबर में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैंने n की जगह पे 2 पुट कर दिया यहाँ पे। तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1 1/4 प्लस 1, तो 1/5 आ गया। तो अगर यहाँ पे देखें कि जो मेरे पास आउटपुट्स यानी रिजल्ट्स आ रहे हैं वो इसी फॉर्म में आ रहे हैं जो कि उसने फॉर्म दी है। तो इस तरीके से जो मेरे पास बी पार्ट है मल्टीपल चॉइस का, तो वो करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं सेकंड मल्टीपल क्वेश्चन पे। तो ये है कि इफ़ ए इक्वल्स टू एम्प्टी सेट देन पावर सेट ऑफ ए, के हम ए मेरे पास कोई भी एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट। तो अगर ये एम्प्टी सेट है तो इसके पावर सेट क्या होंगे, तो एम्प्टी सेट का जो पावर सेट होता है वो खुद बजाते खुद एक एम्प्टी सेट होता है। तो इसका जी ये सी वाला पार्ट आएगा कि ये एम्प्टी सेट बजाते खुद जो अंदर वाली वैल्यू है वो खुद ये जो चीज़ थी ये खुद एक आपके पास एम्प्टी सेट है, और उसका पावर सेट हमने उसको ब्रैकेट लगाकर शो कर दिया। तो इसका सी है, इसका बी है। ठीक है, इसे नेक्स्ट अब मूव करते हैं कि हमारे पास थर्ड है कि इफ़ यू यूनिवर्सल सेट दिया गया है 1 2 3 4 5, इसी तरीके से ए सेट दिया गया है 1 2 एंड 3, एंड बी दिया गया है हमारे पास 2 4 5। देन हमने ये उसने एक हमें शॉर्ट क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है कि u माइनस ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें इसका। तो जी ये मेरे पास 3 क्वेश्चंस थे और ये मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें कि सबसे पहले हम क्या वैल्यू को सोल्व करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है। तो पहले सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए मेरे पास सेट ये है और बी मेरे पास सेट ये है। इन दोनों में जो कॉमन्स वैल्यू हैं इन दोनों को लिख लिया, और इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, तो सिर्फ 3 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास इक्वल आ गया जी 3 के। अब ए इंटरसेक्शन बी तो फाइंड कर लिया हमने, अब क्या फाइंड करना है कि यू में से जो हमने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड किया है इसको माइनस करना है। तो u माइनस मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिखा, u की वैल्यू ये लिख ली, दरमियान में माइनस है तो माइनस लिखकर ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लिख ली। अब हमने जी u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं नीचे जो कि ए इंटरसेक्शन बी में मौजूद ना हो, मतलब ये 3 मौजूद है तो 3 को हम स्किप करके बाकी सारी वैल्यूज़ को लिख देंगे। तो यहाँ पे जी मैंने 1 2 लिखा, 3 को स्किप कर दिया, नेक्स्ट 4 5 लिख दिया, तो u माइनस ए इंटरसेक्शन बी आ गया। ठीक है, तो ये 1 2 4 5 कौन सा आपके पास 1 2 एंड 4 एंड 1 2 4 5, तो ये आपके पास जी जो इसका फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस, तो यही इसका आंसर है। आगे है फोर्थ वाला कि इफ़ ए एंड बी आर
ओवरलैपिंग सेट्स देन n इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू, कि अगर आपके पास a और b दोनों ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ओवरलैपिंग का मतलब है कि उनका अगर इंटरसेक्शन ले तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें। पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था इस तरीके का कि ये एक कोई भी सेट a है और ये कोई भी सेट b है, इनको हम कहते हैं कि ओवरलैप हो रहे हैं और इनका इंटरसेक्शन लेट से कह लें कि 2 इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2 इनके जी ओवरलैपिंग एरियाज में हम लिख लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी जो भी वैल्यूज़ इनकी आ रही हैं जो डिफरेंट हैं उनको इस तरीके से लिख लेंगे, लेकिन जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है यानी इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है उसको हम इस तरीके से, तो इस फॉर्म को हम ओवरलैपिंग यानी इंटरसेक्शन वाली फॉर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमें क्या बताया गया है कि ये एक उसने फार्मूला दे दिया है और उसने कहा है कि ये इक्वल होता है हमारे पास किसके, वो आपने खुद बताना है। तो जी यहाँ पे मैंने लिखा कि अगर इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स देन n इंटू a माइनस बी हमारे पास इक्वल होगा, तो इसका आंसर है कि व्हेन a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स देन द एक्सप्रेशन n इंटू a माइनस बी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डेट आर नॉट इन B, कि हमने वो वाले एलिमेंट्स A के लिखने हैं कि जो B में मौजूद ना हों। तो इस फार्मूले का आंसर बन रहा है आपके पास कि n इंटू a माइनस बी हमारे पास इक्वल होगा n इंटू a माइनस n a इंटरसेक्शन b, के हमने a के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b में मौजूद ना हों। पहले हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन लेने के बाद a में से उसको माइनस कर देंगे और a के वो वाले एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में मौजूद ना हों। तो इसका हमारे पास जी कौन सा आ रहा है पार्ट, तो इसका डी वाला पार्ट है, ठीक है, कि ये वाला फार्मूला आपके पास इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ़ n इक्वल्स टू बी सुपरसेट, ए इज़ सुपरसेट ऑफ बी, सॉरी इसको पढ़ेंगे कि बी इज़ सुपरसेट ऑफ ए, के बी सुपरसेट है और ए उसका सबसेट है, ठीक है, कि B बड़ा सेट है A सबसेट है मतलब छोटा सेट है। अगर हम B में से A को माइनस करें तो वो नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है उसका आंसर। देन n इंटू बी माइनस ए इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे भी उसने आपको एक फार्मूला दे दिया है और उसने कहा है कि इसको बताएं कि ये किसके इक्वल होगा। तो ये जी जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है ये सिंपली इसके इक्वल होता है कि आपके पास n इंटू बी, कि आपने एक बार n को इसके साथ लिख देना है और ये माइनस n इंटू ए, ठीक है। तो ये आपके पास फार्मूला था, तो इसको आपने एज इट इज़ याद रख लेना है। और ये वाली जो अलामत है इसको हम पढ़ेंगे कि B इज़ सुपर सेट ऑफ A, यानी B एक बड़ा सेट है और जो A है हमारे पास वो एक छोटा सेट है। मतलब B के A की सारी वैल्यूज़ B में मौजूद होंगी और उसके अलावा भी B में कुछ वैल्यूज़ मौजूद होंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं कि इफ़ n इंटू A यूनियन B इक्वल है हमारे पास 50 के, n ऑफ A इक्वल है हमारे पास 30 के, इसी तरीके से n ऑफ B इक्वल है 35 के। देन हमने फाइंड क्या करना है कि n इंटू A इंटरसेक्शन B हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले तो आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि ये किसके इक्वल होता है। जैसे ये वाला फार्मूला इसके इक्वल होता है, तो इसी तरीके से आपको ये वाला फार्मूला भी आना चाहिए कि A इंटरसेक्शन, अगर n इंटू A इंटरसेक्शन B हो और A और B की वैल्यू n ऑफ A और n ऑफ B की वैल्यूज़ दी गई हों, तो ये किसके इक्वल होता है। तो जी ये फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है कि n इंटू A यूनियन B हमारे पास इक्वल है n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n इंटू A इंटरसेक्शन B। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास होल वैल्यू होती है वो क्या होती है, यूनियन वाली वैल्यू, उसको हम क्या लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन वाली वैल्यू जो होती है सिंपल क्वेश्चंस में वो राइट साइड पे आती है। यूनियन वाली वैल्यू क्योंकि इसमें दोनों सेट्स कलेक्ट होते हैं तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो इसका फार्मूला एक बार n A के साथ आ जाएगा, इसी तरीके से प्लस लगाएंगे, देन n B के साथ आ जाएगा और नेक्स्ट इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आनी है, यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं और यहाँ पे सिंपली हम क्या कर देते हैं कि A और B वैसे ही आ जाएगा और यूनियन का उल्ट क्या होता है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने एज इट इज़ याद कर लेना है।
उन्होंने अब हमें क्या वैल्यूज़ दी हैं, एन ऑफ ए की भी दी है, एन ऑफ बी की भी दी है और ए यूनियन बी की भी दी है। हमने फ़ाइंड क्या करना है, हमने ये वाली चीज़ फ़ाइंड करनी है। इन तीनों की वैल्यूज़ दी गई हैं, इनकी वैल्यूज़ पुट की हमने, इनको जमा किया और देन ए इंटरसेक्शन बी को दूसरी साइड पे ले गए और ये जो 50 था इसको 65 में से इस साइड पे लाकर माइनस कर दिया। तो 60 माइनस माइनस 50 हमारे पास 15 आया। तो ये आपके पास जी बी वाला जो बी वाला आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 7 है कि इफ़ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू एक्स वाई जी देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली डैश एलिमेंट्स। अगर उसने कहा है कि हमारे पास ए में 4 एलिमेंट्स हों, बी में 3 एलिमेंट्स हों और कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं कि ए और बी के अगर हम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आता है। अब यहाँ पे देखें, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इनके अगर एलिमेंट्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो 4 क्रॉस 3 कितना होता है, 4 3 द 12। इसमें जी 12 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, आपने जस्ट इनके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को काउंट करना है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, ये 4 आ गया इसका, और एक्स वाई जी ये 3 हैं। तो 4 क्रॉस 3 आपके पास कितना होता है, 12। तो 12 आपके पास राइट आंसर है। आगे चलें कि इफ़ एफ ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है जी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ इंटू ए प्लस 1 इक्वल्स टू के आपके पास उसने ये एक फंक्शन दे दिया है और उसने कहा है कि आपने x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है फंक्शन में और नेक्स्ट सोल्व करके बताना है कि उसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास फंक्शन था, हमने x की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट करनी है। तो मैंने जहाँ यहाँ पे भी x था तो मैंने इसकी जगह पे भी a+1 लिख दिया, f इंटू a+1 x की जगह पे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी x है तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूँगा, a+1, क्योंकि इस x के ऊपर स्केयर है तो इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी स्केयर आ जाएगा। इसी तरीके से ये -3 वैसे ही आ गया और 3 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरीके से x की जगह पे a+1 आ गया और प्लस का 2 वैसे ही आ गया। अब इसका फार्मूला ओपन कर लें, ये आपके पास क्या होता है, तो ये आपके पास ये a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला लगेगा जो कि आपके पास इक्वल होता है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैंने लगाया। तो a यहाँ पे हमारे पास a ही है तो a का स्केयर प्लस b का स्केयर, 1 का स्केयर क्या होता है 1 ही, प्लस 2ab। तो a यहाँ पे 2 वैसे ही आ गया, a यहाँ पे a ही है और b क्या है 1 है, तो a क्रॉस 1 a ही आया और 2a हमारे पास आ गया इसका। ठीक है, और यहाँ पे जी -3 को a से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3a और इसी तरीके से -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उस -3 आ गया प्लस 2 एज इट इज़ आ गया। अब जी यहाँ पे देखें कि a स्केयर वैसे ही आ गया और 3a में से 2a माइनस किए तो कितने रह गए, माइनस का a, और ये 1 और ये 2 मिलकर कितना हुआ प्लस का 3, और प्लस का 3 और माइनस का 3 आपस में कैंसिल हो गए। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया जो हमने फाइंड करना था, f इंटू a+1 हमारे पास इक्वल आ गया a स्केयर -1। तो ये जी यहाँ पे आपके पास जो डी वाला पार्ट है वो राइट आंसर है। आगे है आपके पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन दिया गया है आपको इक्वल्स टू 3x प्लस 1। इफ़ उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास 28 हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये फंक्शन दिया गया है, हमने क्या करना है इस फंक्शन की जगह पे 28 पुट करके जी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये मैंने फंक्शन को वैसे लिख लिया। अब क्योंकि ये फंक्शन मेरे पास 28 के इक्वल था तो इस फंक्शन की जगह पे मैंने 28 लिख लिया, बाकी ये वाली पूरी वैल्यू वैसे ही नीचे आ गई। अब x वाली वैल्यू एक साइड पे आ गई और ये जो +1 था यहाँ पे दूसरी साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 28 - 1 27, 3x वैसे ही आ गया। अब ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 27 के नीचे चल गया तो डिवाइड हो गया। अब 37 को 3 पे डिवाइड करें तो x इक्वल 9 आ गया। तो ये जी इसका जो 9 आंसर आ रहा है वो ए वाला पार्ट है। अब हमारे पास 10 वाला पार्ट है जो कि लास्ट MCQ है कि लेट a इक्वल्स टू आपके पास है 1 2 3,
बी इक्वल है ए बी, द टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ हमारे पास सच फंक्शन है कि जो सच डैट ए मैपिंग कर रहा है बी से, टू बी अ फंक्शन डिफाइंड एज एफ इंटू वन ए से मैपिंग कर रहा है, मतलब वन ए से मिल रहा है, टू बी से मिल रहा है और थ्री भी बी से मिल रहा है। अब यहाँ पे देखें कि टू भी बी से मिल रहा है और थ्री भी बी से मिल रहा है। अब उसने कहा कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, कि उसने कहा कि इन सब में से बताएं कि कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। तो जी इसका आप सिंपली सर्जेक्टिव लिख दें कि ये जो हमारे पास फंक्शन है ये सर्जेक्टिव है, ठीक है। अब चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पे। सबसे पहला आपके पास जो क्वेश्चन है उसने कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टेबुलर फॉर्म, या यहाँ पे अब आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है और इसको हमने चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में, मतलब सिंपली वैल्यूज़ लिखनी है ब्रैकेट फॉर्म में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये जी उसने हमें क्वेश्चन दिया था कि एक्स सच डैट एक्स इक्वल्स टू 2n वेयर n हमारे पास इज़ एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ये कैपिटल एन हमारे पास नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। ये हमारे पास फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हमने किस में चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो नेचुरल नंबर जी हमारे पास 1 से शुरू होके ऑनवर्ड चलते हैं, ठीक है। अब उसने जो गिवन कंडीशन दी है वो क्या है, x इक्वल्स टू 2n। तो सबसे पहले x इक्वल्स टू 2n जहाँ पे उसने लिखा है उसकी जगह पे ये बारी बारी नेचुरल नंबर की 3-4 वैल्यूज़ को पुट करके देखें, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसकी जगह पे n की जगह पे 1 पुट किया। वैन n इक्वल, जब n की वैल्यू मेरे पास 1 थी तो x की वैल्यू क्या आई, तो x की वैल्यू n की जगह पे हमने 1 पुट करना है। तो x इक्वल मैंने लिखा 2 इंटू 1, कि जब हमारे पास नेचुरल नंबर 1 था तो 2 इंटू 1 इक्वल 2 आया। अब नेचुरल नंबर हमारे पास 2 है तो मैंने लिखा कि फॉर नेचुरल नंबर 2 हमारे पास जो ये x है वो क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 2 इंटू एन की जगह पे 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 4 आ गया। इसी तरीके से फॉर नेचुरल नंबर 3 तो x हम मेरे पास इक्वल आया, मैंने n की जगह पे 3 पुट किया, 2 इंटू 3 इक्वल आ गया 6। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 2 का टेबल आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी देखें कि 2 के साथ n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे 2 का टेबल आ रहा होगा। लेकिन अगर आप कंफर्म करना चाहें तो इस तरीके से जो कंडीशन उसने दी है वहाँ पे ये नेचुरल नंबर की बारी बारी वैल्यूज़ को पुट करें तो ये आपके पास 2 का टेबल सो ऑन चलता रहेगा। अब इसकी जो टेबुलर फॉर्म होगी वो आप इस तरीके से 2 का टेबल लिख दें, 3-4 वर्ड लिख दें उसका, 2 4 6 8 और देन सो ऑन कर दें। ये आपके पास सिंपल टेबुलर फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपके पास कि x सच डैट x इक्वल है आपके पास 2m+1 एंड m बिलोंग कर रहा है आपके पास नेचुरल नंबर को, कि ये जो उसने m दिया है ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आपको पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास वो होते हैं कि जो 1 से शुरू होकर ऑनवर्ड मूव करते हैं। अब गिवन यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, x इक्वल्स टू 2m+1। तो मैंने गिवन कंडीशन लिखी कि जो उसने दी है 2m+1। अब जी मैंने फॉर नेचुरल नंबर 1 के जो नेचुरल नंबर का पहला एलिमेंट है उसके लिए कंडीशन को सोल्व करना शुरू किया। तो x इक्वल मेरे पास 2 इंटू, अब m की जगह पे है हमने m की जगह पे हमने 1 पुट करना है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 आ गया, +1 जो ये था वो वैसे ही आ गया, ठीक है। तो 2 इंटू 1 2 +1 वैसे ही आ गया, तो 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। अब ये मैं नेचुरल नंबर 2 के लिए प्रूव करूंगा इस कंडीशन को कि वो उसका आंसर क्या आ रहा है। तो नेचुरल नंबर 2 के लिए मेरे पास x की वैल्यू आई जी, x इक्वल्स 2 वैसे ही आ गया, m की जगह पे 2 पुट करूंगा तो 2 इंटू 2 +1 भी वैसे ही आ गया, तो 2 इंटू 2 4 +1 तो ये 5 आ गया। अब नेचुरल नंबर 3 के लिए इसको मैं देखूंगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो नेचुरल नंबर 3 के लिए जी x इक्वल्स टू 2 वैसे ही आ गया, m की जगह पे 3 आ गया +1, तो 3 2 द 6 +1 तो ये 7 आ गया। अब यहाँ पे देखें कि ये 3 से ऑनवर्ड आपके पास ओड नंबर चल रहे हैं, ठीक है, कि 3 से 3 भी ओड नंबर है, 5 भी ओड नंबर है, 7 भी ओड नंबर है। तो ये जी हम 3 से नेक्स्ट
इसकी टेबुलर फॉर्म में ओड नंबर्स को शो कर देंगे। जस्ट ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपने उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके लिख देना है और देन आपने इस तरीके से उसकी टेबुलर फॉर्म लिख देनी है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखें कि एक्स सच डैट एक्स इक्वल है हमारे पास 11n, ठीक है। अब यहाँ पे 11n आ गया तो आपको जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे ये 11 का टेबल चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो n है वो इक्वल वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, इसलिए ये 11 का टेबल आएगा। लेकिन इसमें जो पहली वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, क्योंकि होल नंबर में सबसे पहले 0 होता है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। और गिवन कंडीशन क्या है यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल्स टू 11n, तो मैंने लिख लिया कि गिवन कंडीशन ये है मेरे पास। और आपको w का भी पता होना चाहिए कि होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। तो जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होकर ऑनवर्ड जाते हैं। तो अब सबसे पहले मैं होल नंबर के पहली जो एलिमेंट है उसके लिए इसको देखूंगा कि उसका आंसर क्या आता है, इसके पहले नंबर मतलब 0 के लिए। तो मैंने लिखा कि फॉर होल नंबर 0 इक्वल्स टू एक्स, ये वाला वैसे ही आ गया। 11 इंटू एन है यहाँ पे, तो एन की जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा 0, ठीक है। तो मैंने 11 एन की जगह पे 0 पुट किया, तो 11 इंटू 0 0 हो गया। इसी तरीके से फॉर डब्ल्यू इक्वल होल नंबर जब मेरे पास 1 होगा तो ये मैं एन की जगह पे 1 पुट किया, 11 इंटू 1 क्या आ गया 11 ही आ गया। इसी तरीके से फॉर डब्ल्यू इक्वल्स टू मतलब होल नंबर इक्वल्स टू 2 है, एक्स इक्वल्स टू 11 की जगह पे यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, तो 2 पुट किया तो 11 टू द 22। अब जी मेरे पास थर्ड ये है कि फॉर होल नंबर इक्वल्स टू 3, अगर मेरे पास होल नंबर 3 होगा तो यहाँ पे जस्ट मैं n की जगह पे 3 पुट करूँगा, तो 11 इंटू 3 इक्वल्स टू 33। इसी तरीके से हमने सो ऑन चलना है। और अगर आपको क्वेश्चन में एक दूसरी कंडीशन देखें कि उसने कहा है कि आपने ये जो n की जगह पे वैल्यूज़ पुट करनी है वो 11 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। कि ये जो उसने लिखा है कि 11 इज़ ग्रेटर देन n, कि ये जो n है 11 इससे बड़ा है, मतलब ये जहाँ पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो 11 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे। अब 11 से छोटी वैल्यू आपके पास क्या होती है, तो वो 10 अगर देखें तो 10 11 से छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट पे जी जो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूँगा n की जगह पे जो लास्ट वैल्यू पुट करूँगा वो 10 पुट करूँगा, क्योंकि 11 n से बड़ा है, मतलब n 10 होना चाहिए लास्ट। उसने दो यहाँ पे कंडीशंस दी हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सो ऑन कर दिया कि सो ऑन यहाँ से आगे चल रहा है और लास्ट जो वैल्यू है मेरे पास w इक्वल्स टू 10, तो उसके लिए जो x है वो बन जाएगा x इक्वल्स टू 11, n की जगह पे 10 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 110, ठीक है। तो ये 0 से शुरू करना है। अब इसकी जी हमने जो है हमारे पास टेबुलर फॉर्म लिखनी शुरू करनी है, वो 0 से शुरू करनी है क्योंकि होल नंबर है। तो 0 से लिखनी शुरू करेंगे तो सबसे पहले 0 आ जाएगा एज इट इज़, देन 11, फिर 12, मतलब ये इससे नेक्स्ट हमारे पास 11 का टेबल शुरू हो जाएगा, ठीक है। 11 1 द 11, 11 2 द 22, 11 3 द 33 एंड सो ऑन। और लास्ट पे जो हम वैल्यू लिखेंगे 11 10 द 110, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और आपने यहाँ पे हिंट भी दे देना है कि 11 n से बड़ा है, इसलिए हम 10 के टेबल से आगे नहीं जा सकते। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है मेरे पास कि x सच डैट x बिलोंग्स टू e। यहाँ पे e किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मेरे पास जी रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स को। ये वाली अलामत जो होती है ये एंड की है कि x बिलोंग्स टू इवन नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन x। तो इसका आंसर आपके उसने अब दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो उसने कहा है कि 6 और 4 के दरमियान आपने बताना है कि कौन से नंबर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि द सेट इंक्लूड ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ इवन नंबर्स वेयर x इज़ बिटवीन 4 एंड 6, ठीक है। कि सिंस 4 एंड 6 आर द ओनली नंबर्स इन दिस रेंज, सो 4 एंड 6। इस थ्योरी का मतलब है कि उसने कहा था कि 4 और 6 के दरमियान आपने कोई से दो इवन नंबर्स लिखने हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, जैसे 2 4 6 7 8, इस सॉरी 7 नहीं आता,
2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब 6 और 4 के दरमियान में कोई भी और इवन नंबर नहीं आता, बल्कि ये दोनों बजाते खुद ही इवन नंबर हैं। तो मैंने लिख दिया कि जी ये खुद ही दोनों इवन नंबर है, तो 4 और 6 ही इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट क्लियर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है आपके पास कि x सच डैट x बिलोंग्स टू ओ। ओ मीन है और ये ज़ीरो नहीं है, ओ है कि ओ मीन्स ओड नंबर, एंड x हमारे पास जी इक्वल है, x ग्रेटर है या इक्वल है, ठीक है। ये साइन है कि इज x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5 एंड 7 इज़ ग्रेटर देन x, ठीक है। अब उसने कहा है कि आपने आपने ओड नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ओड है तो इसलिए ओड का पता चल गया, और यहाँ पे ई है तो यहाँ पे इसलिए ई से इवन नंबर का पता चल गया था, ठीक है। अब ये कंडीशन देखें कि उसने कहा है कि वो वाले ओड नंबर्स लिखने हैं आपने जो कि 7 से लेस देन हो, 7 से लेस देन हो, और 5 के इक्वल हों या 5 से बड़े हों। अब 5 से बड़ा तो 7 ही होता है, लेकिन उसने कहा है कि 7 से छोटे होने चाहिए और 5 के इक्वल या 5 से बड़े होने चाहिए। तो 7 से छोटे हों और 5 के इक्वल हों या 5 से बड़े हों, तो जी 5 और 7 के दरमियान सिर्फ 6 ही आता है, वो तो इवन नंबर होता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि 5 इज़ द ओनली ओड नंबर इन दिस रेंज। तो यहाँ पे बाकी देखें कि मैंने क्या लिखा है। तो द सेट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स in the set of odd number when x is smaller than 7 and is greater or equals to 5, so 5 is the only odd number, ठीक है। कि अगर वो कह रहा है कि आपने 7 से छोटे ओड नंबर फाइंड करने हैं और 5 के इक्वल या 5 से बड़े फाइंड करने हैं, तो वो 5 इज़ द ओनली ओड नंबर, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट भी क्लियर होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट है आपके पास कि x सच डैट x बिलोंग कर रहा है आपके पास q से, मतलब रैशनल नंबर से q रिप्रेजेंट कर रहा है रैशनल नंबर को, एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। कि अब उसने कहा है कि आपके पास जो x है वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और उसने जो वैल्यू दी है x इक्वल्स टू 2। तो गिवन कंडीशन है आपके पास x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल x की वैल्यू फाइंड करूँ, क्योंकि उसने सिंपल x कहा है कि Q से बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर है, तो इसको चेंज करेंगे सिंपल x में। तो दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो x इक्वल्स टू मेरे पास 2 का अंडर रूट आ गया। अब आपको पता है कि जो 2 का अंडर रूट होता है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वैल्यू आती है हमारे पास, जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो हमने कह दिया कि दिस इज़ नॉट अ रैशनल सोल्यूशन, कि जो इसका सोल्यूशन आ रहा है वो हमारे पास इरेशनल आ रहा है, ना कि रैशनल सोल्यूशन। तो ठीक है, आपने लिख देना है कि ये जो हमारे पास आंसर आया है ये तो इरेशनल आया है, और दिस इज़ नॉट अ रैशनल सोल्यूशन, ये आपने लिख देनी है एक लाइन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का 7th पार्ट है आपके पास x सच डैट x बिलोंग कर रहा है आपके पास रैशनल नंबर से, एंड x इक्वल है आपके पास नेगेटिव x के। तो यहाँ पे लिखें कि दिस सेट इंक्लूड रैशनल नंबर x वेयर x इक्वल्स टू -x। तो यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया कि अप्लाइंग x इक्वल्स टू 0, कि यहाँ पे जो x है वो 0 है हमारे पास। तो 0 भी एक खुद रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे देखें कि वी कैन राइट 0 एज, कि अगर हमारे पास जी 0 पॉजिटिव +/3 हो या -2/3 हो, जैसे यहाँ पे x एक पॉजिटिव का है और दूसरा x नेगेटिव का है, इसी तरीके से यहाँ पे देखें कि एक 0 पॉजिटिव का है और ओवर की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ओवर की फॉर्म में लिखना लाजमी है, क्योंकि ये रैशनल नंबर उसने कहा है कि x रैशनल नंबर है, तो यहाँ पे इसलिए मैं 0 को ओवर की फॉर्म में लिख रहा हूँ, ताकि वो उसको पता चल जाए कि ये रैशनल नंबर इनको पता है, ठीक है। तो एक 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 वैल्यू मैंने +2/3 ली, ठीक है। इसको भी -2/3 ले लें, कि जैसे कि उसने कहा है कि x इक्वल्स टू -x। तो एक जगह पे मैंने +0/3 ले लिया और एक जगह पे -0/3 ले लिया। तो इसका आंसर भी, इनका आंसर भी 0 ही आता है, तो इसका जी आंसर जो सिंपली हो जाएगा वो 0 ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि x सच डैट x बिलोंग कर रहा है आपके पास रियल नंबर से,
एंड x इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, x इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ q डैश का मतलब है कि x हमारे पास रैशनल नंबर नहीं है बल्कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर होगा कि दिस सेट इंक्लूड्स ऑल द रियल नंबर्स ऑफ x डैट इज़ नॉट इरेशनल, ठीक है, विच मीन्स द सेट कंटेन्स ओनली रैशनल नंबर के अगर जो हमारे पास अगर x इरेशनल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा तो वो किस से बिलोंग कर रहा होगा, तो वो रैशनल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। रियल नंबर हमारे पास दोनों ही आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं रियल नंबर में और इरेशनल नंबर भी रियल नंबर में आते हैं, ठीक है, कि ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अब उसने कहा है कि x इसके इक्वल तो नहीं है, इरेशनल नंबर तो नहीं है, फिर वो क्या होगा, तो वो लाजमी तौर पर रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वो रैशनल नंबर आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास कि इफ़ उसने एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है, एक ए सेट दे दिया है, बी और सी, इसी तरीके से अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें हमने फाइंड करना है जी, सबसे पहले हमने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी का कम्प्लीमेंट देन फाइंड करना है, एक ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए माइनस फाइंड करना है एंड सो ऑन। इसका फर्स्ट वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, ए का कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू में से उस वैल्यू को माइनस कर देते हैं जिसका भी कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो। तो यहाँ पे ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो मैंने लिख दिया यू माइनस ए। यू की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग, तो 1 से लेकर 10 तक मैंने काउंटिंग लिख दी। इसी तरीके से देन माइनस लिखा और ए की वैल्यू क्या है 2 4 6 8 10, तो वो इवन नंबर से थे मेरे पास 2 से लेकर 10 तक। अब जी मैंने u माइनस ए करना है तो मैंने u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि इस सेट में मौजूद ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे 2 4 6 मतलब यहाँ पे आपके पास इवन नंबर्स हैं 10 तक, तो u के मैं कौन से नंबर लिखूंगा, तो u के मैंने ओड नंबर्स लिख दिए, मतलब कि इनको छोड़कर बाकी जो नंबर्स, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 को छोड़ दिया 1 लिख दिया। अब 3 को लिखूंगा 4 इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है तो उसको छोड़ दिया 5 लिखूंगा इसी तरीके से। अब 6 को छोड़कर 7 को लिखूंगा, 8 भी आ रहा है उसमें तो 8 को छोड़कर 9 को लिखूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास इसी तरीके से आपने बी का कम्प्लीमेंट ले लेना है। तो बी का कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, u माइनस बी करके, ये मेरे पास u की वैल्यू है माइनस ये मेरे पास v की वैल्यू है। तो अब मैंने u के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b में मौजूद ना हो। अब यहाँ पे b में जी आपके पास ओड नंबर मौजूद हैं 5 तक, 1 से लेकर 1 से लेकर 5 तक टोटल काउंटिंग मौजूद है, मतलब हर वर्ड मौजूद है। तो मैंने मतलब इन 5 वर्ड्स को स्किप कर देना है और नेक्स्ट 6 7 8 9 10 लिख दिए, मतलब यहाँ तक तो मौजूद थे इस सेट में भी, और ये नेक्स्ट उससे नेक्स्ट जो मेरे पास 5 वर्ड्स आ रहे हैं वो मैंने लिख दिए। नेक्स्ट हमने फाइंड करना था कि ए यूनियन बी, तो ये ए यूनियन बी मैंने लिखा और ये आपके पास ए सेट की वैल्यू है जो कि गिवन है, इसी तरीके से इनके मीड में यूनियन लगाया और ये वैल्यू बी सेट की है। इसमें देखें कि 1 2 3 4 5 है और इसमें आपके पास जी 2 4 6 8 10 है। अब ये 1 2 3 4 5 तो मैं वैसे ही लिख लूँगा क्योंकि इनमें दोनों के एलिमेंट्स को मिलाकर एक तरतीब से लिखते हैं यूनियन में। तो 1 से 5 तक मैंने एज इट इज़ लिख लिया। देन मेरे पास 6 आ रहा था तो 6 लिख लिया, 7 नहीं आ रहा तो 7 नहीं लिखा, 8 आ रहा था 8 लिख लिया, 9 नहीं आ रहा था उसको नहीं लिखा और 10 आ रहा था 10 को लिख लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड क्या करना है, a माइनस बी फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो a माइनस बी लिखा और ये a की वैल्यू लिख ली, माइनस था इनके दरमियान तो माइनस लिखा और ये b की वैल्यू लिख ली। अब जी मैंने a के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b में मौजूद ना हो। 5 भी अब यहाँ पे देखें कि 2 a के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि b में मौजूद ना हो। 2 इसमें भी है इसमें भी है तो 2 नहीं लिखा मैंने। अब 4 इसमें भी है इसमें भी है, 4 नहीं लिखा मैंने। तो 6 इसमें नहीं है, 6 लिख लिया। 8 भी नहीं है इसमें, 8 लिख लिया। 10 भी नहीं है, 10 को भी लिख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। ए इंटरसेक्शन सी लिखा, इसी तरीके से ए की वैल्यू लिखी, दरमियान में इंटरसेक्शन है और ये सी की वैल्यू लिख ली।
अब ये है आपके पास इवन नंबर्स हैं टिल 10 और ये आपके पास ओड नंबर्स हैं टिल 9। तो इवन नंबर और ओड नंबर से क्या कोई चीज़ कॉमन आ सकती है? तो कभी भी नहीं आ सकती, इसलिए मैंने उसको 5 लिख दिया, यानी 5 शो कर रहा है आपके पास एम्प्टी सेट को। तो नेक्स्ट है जी आपके पास, आपने फाइंड करना है ए का कम्प्लीमेंट और यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। सबसे पहले मैं ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करूँगा यू माइनस ए करके। तो यू की वैल्यू मेरे पास ये थी जो गिवन दी थी और ए की वैल्यू ये थी। अब मैंने यू के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी में मौजूद ना हो। अब यहाँ पे आपके पास इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, तो ए का कम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? क्योंकि ये होल 10 तक काउंटिंग है और इसमें सिर्फ 10 तक इवन नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम 10 तक जो हमारे पास ओड नंबर्स आते हैं वो लिख देंगे हम, ठीक है। अब देन हमने सी का, ये बी का मुझसे गलती से लिया गया था कम्प्लीमेंट, ये आपने 2 स्टेप्स नहीं करने बल्कि हमने सी का कम्प्लीमेंट लेना है। तो सी का कम्प्लीमेंट हमारे पास होता है जी यू माइनस सी। तो ये पहले मैंने यू की सेट लिख लिया और देन माइनस लिखा और सी का सेट लिख लिया। अब जी मैंने यू के वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सी में मौजूद ना हो। यहाँ पे आप अगर आप देखें तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो ओड नंबर्स दिए गए हैं टिल 10 तक, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास होल काउंटिंग है 10 तक। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आएगी सी के कम्प्लीमेंट में वो आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि सी में सिंपल आपके पास ओड नंबर्स हैं और इसके कम्प्लीमेंट में आपके पास इवन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप उसको कन्फर्म भी कर सकते हैं। अब जी हमने तो फाइंड करना था ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट। तो ए के कम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी का कम्प्लीमेंट लिखा, तो यहाँ से इन दोनों के कम्प्लीमेंट्स की वैल्यू यहाँ पे पुट की। तो यूनियन में हम क्या लिखते हैं, दोनों की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके एक तरतीब वाइज लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 को लिखा, फिर 2 को लिखा, फिर 3 एंड 4 5, मतलब ये 10 तक आपके पास काउंटिंग आ जाएगी। 7th पार्ट है आपके पास कि ए का कम्प्लीमेंट यूनियन सी फाइंड करना है। अभी यहाँ पे हमने तो ए का कम्प्लीमेंट जी अभी हमने ऊपर फाइंड किया था, तो यहाँ से मैंने उसकी वैल्यू ले ली ए के कम्प्लीमेंट की, यूनियन सी की जो वैल्यू गिवन है वो लिख ली। और इनका अब तरतीब से लिख लें कि एक आ रहा था दोनों में, वो लिख लिया एक बार। देन 3 आ रहा था, 3 को लिख लिया, और 5 आ रहा था, 5 को लिख लिया। देन 7 और 9, ठीक है। और लास्ट इसका पार्ट है कि आपने यू जो सेट है उसका आपने लेना है कम्प्लीमेंट। तो यू का कम्प्लीमेंट कैसे लेंगे, अभी उसने यूनिवर्सल सेट का ही आपको कह दिया कि कम्प्लीमेंट लें। अगर कोई और वर्ड होता तो उसको हम यू माइनस ए या यू माइनस बी करते थे। अब यू का ही कम्प्लीमेंट लेना है तो यू को ही हम माइनस करेंगे यू में से, ठीक है। अब यू की जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, 1 से लेकर 10 तक। अब यू में से यू को ही माइनस करना है तो 1 से लेकर 10 तक। अब यहाँ पे देखें कि इस तरीके से कि अगर 2 माइनस 2 मैं करता हूँ तो उसका आंसर भी 0 आता है, लेकिन इन सेट्स की फॉर्म में हम 0 नहीं लिख सकते। यहाँ पे हम लिखते हैं 5, यानी इनका u माइनस यू करूँ तो उसका आंसर आपके पास 5 आता है, यानी एम्प्टी सेट आता है। तो ये आपके पास एक इम्पोर्टेंट MCQ भी बन सकता है इसका। तो बहरहाल हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूजिंग द वेन डायग्राम इट इज़ इफ़ नेसेसरी फाइंड द सिंगल सेट्स इक्वल टू द फॉलोइंग। अब उसने कहा है कि आपने वेन डायग्राम यूज़ करनी है अगर उसकी ज़रूरत पड़े, मतलब ये उसने आपने लाजमी तौर पर नहीं वेन डायग्राम बनाने लग जानी, अगर ज़रूरत पड़े तो देन बनानी है, ठीक है। और इनको एक सिंगल सेट की फॉर्म में शो करना है कि इनका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन अब करते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट उसने कहा है कि आपने ए का कम्प्लीमेंट शो करना है। तो यहाँ पे लिख दें कि सिंपली द कम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू डैट आर नॉट इन सेट ए। के ए का कम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होता है कि वो यू के वो तमाम एलिमेंट होते हैं उसमें जो कि ए में नहीं मौजूद होते। ए का कम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली यहाँ पे एक एग्जांपल दे दें। अपने पास से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं कि सिंपल सी लें कि यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 से लेकर 5 तक काउंटिंग है और जो ए सेट है वो 1 से लेकर 3 तक काउंटिंग है। तो जब हम ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो यू माइनस ए करेंगे, तो ए यू के हम वो वाले एलिमेंट्स लिख देंगे जो कि ए में मौजूद ना हो। तो ये 3 तक
इधर भी हैं इधर भी हैं, तो 4 और 5 इसका कम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे कि जो हमारे पास ए का कम्प्लीमेंट होता है उसमें हम वो यू के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं जो कि डेट आर नॉट इन सेट ए, के जो हमारे पास सेट ए में मौजूद नहीं होते, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट है जी आपके पास कि ए इंटरसेक्शन यू। तो द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड यू इज़ द ए इटसेल्फ बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो इन यू। कि उसने कहा है कि आपने ए का इंटरसेक्शन फाइंड करना है विद यू। अब आपके पास ए लगा लें कि कोई भी स्मॉलर सेट है जिसमें आपके पास वैल्यू आ रही हैं 1 2। इसी तरीके से जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो कोई भी बड़ा सेट है 1 2 3 4 5। अगर इनका जी मैं इंटरसेक्शन फाइंड करना चाहूँ, ए इंटरसेक्शन यू फाइंड करना चाहूँ, तो वो ए बजाते खुद आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन यू फाइंड करना चाहूँ तो इसमें ये वाले 2 वर्ड्स ही कॉमन आएंगे ना, बाकी तो नहीं आएंगे। तो ये इसका इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा 1 और 2 के। तो उसने कहा है कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड यू इज इट्स ए इटसेल्फ के मतलब इनका इंटरसेक्शन लें ए और यू का, वो इटसेल्फ ए सेट ही आ जाएगा। या जैसे हमारे पास यहाँ पे वो ए सेट ही आ गया, उन दोनों का हमने इंटरसेक्शन लिया था तो वो ए सेट ही आ गया हमारे पास, ठीक है। बिकॉज एवरी एलिमेंट इन ए इज़ आल्सो इन यू, ठीक है। तो आप लिख दें कि ए इंटरसेक्शन यू हमारे पास ए के ही इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखें कि आपने ए और ए का यूनियन लेना है विद यूनिवर्सल सेट। इसमें लिखेंगे आपके द यूनियन ऑफ सेट ए एंड यू इज़ आल्सो गिव यूनिवर्सल सेट। कि अगर आप ए और यू का यूनिवर्सल सेट लें तो यूनिवर्सल सेट में हम वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखते हैं, तो वो जो हमारे पास बड़ा सेट होगा तो वही आ जाएगा। बिकॉज द यूनिवर्सल सेट कंटेन ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ ए। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास कोई भी ए सेट है जिसकी लेट्स से वैल्यू कह लें कि 1 2 है, और जो यूनिवर्सल सेट है जी उसकी वैल्यूज़ लेट्स से 1 2 3। अब अगर इनका मैं लेता हूँ जी यूनियन लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों की वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखते हैं 1 2 3। तो दोनों की वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखा तो 1 2 3 ही आ गया। इसलिए उसने कहा है कि द यूनियन सेट ऑफ ए एंड यू इज़ आल्सो गिव्स द यूनिवर्सल सेट, के जो उसका आंसर आता है वो भी यूनिवर्सल सेट ही आता है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो उसने कहा है कि आपने यूनियन लेना है ए का विद 5। तो आप 5 के साथ किसी का भी यूनियन लें तो आपके पास वो वाला जो सेट होगा, जैसे यहाँ पे ए सेट है तो वो बजाते खुद ए सेट ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि द यूनियन ऑफ सेट ए एंड द एम्प्टी सेट विल गिव द सेट ए बिकॉज 5 विल नॉट कंट्रीब्यूट इन यूनियन, इट डज़ नॉट हैव एनी प्रॉपर वैल्यू। कि जो 5 होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता यूनियन में, ना ही ये इंटरसेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो ये आपके पास बजाते खुद इसका आंसर इस तरीके से कर लें कि ए यूनियन 5 इक्वल्स टू ए ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो इसका अब जी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है कि आपने 5 का इंटरसेक्शन फाइंड करना है विद 5। The intersection of two empty sets is also an empty set because there is no value in empty set। अब जी इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो एम्प्टी सेट ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो यूनियन भी एक एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है MCQ टाइप वगैरह कि अगर 5 सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हैं विद 5 तो वो क्या आता है, तो वो खुद बजाते खुद एक 5 सेट ही आएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं अभी फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वेन डायग्राम्स वगैरह बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि वेरीफाई द प्रॉपर्टी फॉर द सेट्स ए एंड बी एंड सी बिलो। अब उसने कहा है कि आपने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, और उसमें क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिविटी, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन,
associativity property of intersection, distribution of union over intersection, distribution of intersection over union। अब आपने ये वाली वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उसने आपको अलग अलग से तीन देन अगेन क्वेश्चन दे दिए। अब आपने ये वाली वैल्यूज़ तो फाइंड करनी ही है। अब आपने ये जो पहला क्वेश्चन है ये तीनों इन तीनों वैल्यूज़ के लिए फाइंड करना है, ठीक है। कि अगर वो आपको इस तरह का क्वेश्चन पेपर में देगा तो वो ए बी सी नहीं देगा, वो जस्ट एक ही आपको वैल्यू देगा कि आपने एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन फाइंड करनी है। अगर देन वो आपको ये वाली एक ही वैल्यू देगा, ठीक है। ये नहीं है कि वो आपको ये भी वैल्यू दे देगा, ये भी वैल्यू दे देगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है, क्योंकि इंटरसेक्शन और यूनियन ही लेना है। इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल बात नहीं है। और इंटरसेक्शन और यूनियन तो आप 6, 7, 8 क्लास में करते आए हैं, तो ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें उसने कहा है कि आपने एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन फाइंड करना है जब, तो एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन क्या होता है कि आपके पास कोई भी तीन सेट्स होंगे। जैसे उसने आपको क्वेश्चन में तीन सेट्स दे दिए हैं, 1 2 3, इसी तरीके से यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई से भी तीन सेट्स होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, तो यहाँ पे जी सिर्फ यूनियन ही आया है, वहाँ पे एसोसिएटिविटी हमने विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन पढ़ी थी, ठीक है। यहाँ पे जस्ट यूनियन का या इंटरसेक्शन का फ़र्क आया है, बात वही है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास तीन ही वैल्यूज़ हैं, ए बी सी। अब हमने पहले ए और बी पे ब्रैकेट लगा देनी है और यूनियन सी को अलग कर देना है। देन हमने जी ए को अलग कर देना है इस साइड पे आकर, और बी और सी पर ब्रैकेट लगा देनी है, ठीक है। एसोसिएटिविटी इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ यूनियन, कि हमने पहले दो जो हमारे पास वर्ड्स थे उन पे ब्रैकेट्स लगा दी और थर्ड को वैसे ही छोड़ दिया। देन इज इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे बी और सी था जो हमारे पास, उस पे ब्रैकेट लगा दी, फर्स्ट को वैसे ही छोड़ दिया। तो इसको आपने जो भी आपके पास, जैसे अब ये वैल्यू दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो आपने जी पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना है। इसको सोल्व करके उसको लेफ्ट, जो भी आंसर आएगा उसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देना है। देन आपने इसको सोल्व करना है, इसका जो भी आंसर आएगा उसको राइट हैंड साइड का आंसर दे देना है, और इन दोनों के आंसर सेम आएंगे क्योंकि इनके दरमियान इज इक्वल्स टू का साइन है। अच्छा, इनको सोल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने जब लेफ्ट हैंड साइड को लेना है तो ए यूनियन बी फाइंड कर लेना पहले, मतलब ए और बी के दोनों के वैल्यूज़ को मिलाकर एक तरतीब के साथ लिख लेना है। जो भी आपके पास आंसर आया इस पूरी वैल्यू को देन आपने लेना है यूनियन विद सी, ठीक है। वो एक आपके पास लास्ट ही स्टेप बचता है, उसके पास आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इस साइड पे आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट को सोल्व करना है, बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है, और बी यूनियन सी का जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपने ए यूनियन, पहले ए की वैल्यू लिखनी है, देन यूनियन ए बी यूनियन सी फाइंड कर लेना है, और इन दोनों के वैल्यूज़ को एक तरतीब के साथ लिख लेना है, जो कि एक मुश्किल काम नहीं है। देन इसी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि आपने एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो एसोसिएटिविटी इंटरसेक्शन क्या होता है कि जैसे आपके पास एसोसिएटिविटी और यूनियन है, कि जहाँ जहाँ पे यूनियन है जस्ट आपने वहाँ वहाँ पे इंटरसेक्शन लगा दिया, तो ये एसोसिएटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। मतलब आपने एक ही वैल्यू याद करनी है, उसके साथ आपके ये दोनों पार्ट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। बस यूनियन और इंटरसेक्शन का फ़र्क है कि आपने पहले इंटरसेक्शन ए और बी पे लगा दिया, सी को वैसे छोड़ दिया। देन इंटरसेक्शन बी और सी पे लगा दिया, ए को वैसे छोड़ दिया, ठीक है। अब जो थर्ड है आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, तो वो क्या है कि इसमें आपने क्या फाइंड करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे भी लगाएगा तो आपने ब्रैकेट के बाहर वो वाला वर्ड लिखना है, कि जैसे उसने कहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन, तो यूनियन जो होगा वो ब्रैकेट के बाहर आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट आगे होगा, ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ। बात को समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि जो यूनियन होगा वो इंटरसेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये यूनियन इंटरसेक्शन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो सकता है कि अगर ये ब्रैकेट के बाहर हो, ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है।
तो आपने जी यू को बाहर रखना है और बी और सी को ब्रैकेट के अंदर। अब ये यूनियन बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, और सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो उसकी ऊपर स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग अब देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, कि ये यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन के, उनके दरमियान में इंटरसेक्शन आ गया अब यहाँ पे, और दोनों के साथ यूनियन इंडिविजुअली आ गया है। तो इसको आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। देन अगर वो आपको वैल्यूज़ देता है इसकी, तो आपने वैल्यूज़ को पुट करके पहले जो ब्रैकेट वाली आपके पास फॉर्म होती है उसको सोल्व करते हैं। जैसे अब यहाँ पे पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको ए का उसके साथ जी यूनियन लेंगे। इस साइड पे तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। इस साइड पे आप क्या करेंगे कि पहले ए और बी का यूनियन ले लेंगे, देन ए और सी का यूनियन ले लेंगे, दो जो भी इनके दोनों के आंसर आए उन दोनों का देन इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है आपके पास कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अब उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरसेक्शन कहा है, तो इंटरसेक्शन जी आपके पास ब्रैकेट के बाहर आएगा। इंटरसेक्शन यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आ गया, और जो यूनियन था ओवर यूनियन उसने कहा है, तो यूनियन आपके पास ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो इससे नेक्स्ट आपने इंटरसेक्शन को दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देना है और उन दोनों के दरमियान यूनियन आ जाना है। जैसे इंटरसेक्शन बी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया विद ए, और इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और जो मिड में इनके यूनियन था वो इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि सबसे पहले बी यूनियन सी फाइंड करना है, जो भी आंसर आया उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। इस साइड पे क्या करना है, आपने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, देन ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है, जो भी इन दोनों के आंसर आए उनका यूनियन ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आए, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे उसने कहा है कि वेरीफाइड डी मॉर्गन्स लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट। तो ये आपके पास जी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है इस चैप्टर में से। तो इसमें एक आपको यू की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और जस्ट उसने कह दिया है कि आपने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें ए और बी की वैल्यू और यूनियन की वैल्यू जस्ट गिवन है, और एक स्टेटमेंट उसने दे दी है कि डी मॉर्गन्स लॉ। अब आपको याद होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। डी मॉर्गन्स लॉ की जी जो हमारे पास दो सूरत हाल होती हैं, एक हमारे पास यूनियन वाली फॉर्म होती है उसकी, और एक इंटरसेक्शन वाली फॉर्म होती है। आपने दोनों ही याद रखनी है। ए यूनियन बी का अगर कम्प्लीमेंट हो वो हमारे पास इक्वल होता है ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, कि अगर इन दोनों का हम होल का कम्प्लीमेंट लेंगे, मिड में अगर यूनियन होगा तो इस साइड पे आपके पास इंटरसेक्शन होगा और दोनों का अलग अलग से कम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी जो इसकी सूरत है जी, या टाइप कह लें, कि अगर ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है ए का कम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे आकर यूनियन बन जाएगा। ए का कम्प्लीमेंट हो गया, इंटरसेक्शन चेंज हुआ यूनियन में, बी का कम्प्लीमेंट हो गया। मतलब आपने ये वाली साइड्स कह लें कि ये वाली साइड्स याद कर लेनी है। दूसरी साइड पे इसका उलट आएगा, और ये जो आपके पास कम्प्लीमेंट है ये दोनों के ऊपर अलग अलग से आ जाएगा। कि ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट अगर हो तो वो आपके पास ए का कम्प्लीमेंट यूनियन चेंज हुआ इंटरसेक्शन में, और बी का कम्प्लीमेंट इसी तरीके से यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो ये चेंज होगा यूनियन में, ठीक है। इन दोनों को आपने अलग अलग से सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाला मैं सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट वाले की लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, फर्स्ट वाले की लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, जो कि थी मेरे पास इक्वल ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी लिखा मैंने। अब ए की वैल्यू भी गिवन है, बी की वैल्यू भी गिवन है, तो मैंने लिख लिया ए की वैल्यू लिख ली, यूनियन लिखा, बी की वैल्यू लिख ली। अब इनका दोनों का यूनियन लिया जी मैंने। तो यूनियन में हम क्या करते हैं कि दोनों वैल्यूज़ को एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं, मतलब सारे ही वर्ड्स को लिखना होता है एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं। तो जी मैंने इसमें 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग आ रही थी, और इसमें 1 से लेकर 20 तक और नंबर्स आ रहे थे। तो
मतलब जब इनका हम यूनियन लेंगे तो 1 से लेकर 20 तक ही काउंटिंग आ जाएगी सिंपली। अब जी ए यूनियन बी तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन इसका कंप्लीमेंट हमारा अब रह गया है। तो कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट फाइंड करना हो तो वो मेरे पास होता है यू माइनस, यू में से उस पूरी वैल्यू को हम माइनस करते हैं जिसका कंप्लीमेंट लेना हो। तो मैंने यू में से इस पूरी वैल्यू को माइनस कर दिया, जो जिसका आंसर ये है। तो यू मेरे पास था जी, इसके इक्वल 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग यू के इक्वल थी, जो कि गिवन है आपके पास, ठीक है। तो वो यू की वैल्यू आ गई, और ए यूनियन बी जो अभी हमने फाइंड किया है वो लिखा मैंने। तो जी यू के मैंने अब वो वाले एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए यूनियन बी में मौजूद ना हो। अब यू देखें कि 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग है, और ए यूनियन बी की भी मेरे पास 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग है। तो अगर मतलब इनकी वैल्यूज सेम है, एलिमेंट सेम है, उनको मैं माइनस करूं तो उसका आंसर मेरे पास 5 आता है। तो इसलिए मैंने लिख दिया कि जो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट आया मेरे पास वो 5 आया है, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब जी 1 का जो दूसरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बची है, उसमें हमने क्या फाइंड करना है? ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मैंने लिया जी ए का कंप्लीमेंट, जो कि था इक्वल जो कि होता है यू माइनस ए। यू की वैल्यू 1 से लेकर 20 तक थी। इसी तरीके से जो ए की वैल्यू थी वो इवन नंबर्स थे टिल 20, तो वो लिख ली मैंने। अब जब मैं u माइनस ए करूँगा तो मैं 20, यहाँ पे आपके पास इवन नंबर्स हैं, तो और ये 1 से लेकर 20 तक सारी काउंटिंग है। तो ये अब मैं कौन से नंबर्स लिखूँगा? मैंने यहाँ पे ओड नंबर्स लिख दिए टिल 20, ठीक है। यहाँ पे जो मतलब इवन नंबर्स थे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? ओड नंबर लिख दूँगा 20 तक, कि जो मेरे पास ए में नहीं मौजूद, बी में मौजूद, ए में मौजूद हैं, वो मैंने नहीं लिखने। और इसका आंसर आपने देख लेना है और कर लेना है। अब जी बी का कंप्लीमेंट आपके पास क्या होता है? बी का कंप्लीमेंट हम फाइंड करते हैं u माइनस बी करके, ठीक है। तो u की वैल्यू मेरे पास 1 से लेकर 20 तक है। इसी तरीके से बी की वैल्यू जो कि गिवन है 1 से लेकर 90 तक ओड नंबर दिए गए हैं। अब हमने यहाँ पे जो हमारे पास ओड नंबर्स दिए गए हैं, अब हमने क्या करना है कि हमने 1 से लेकर 20 तक इवन नंबर्स लिख देने हैं यहाँ पे, ठीक है। कि जो इस सेट में नंबर मौजूद हैं वो नहीं लिखने। तो इसमें क्योंकि ओड नंबर मौजूद हैं तो हम क्या लिखेंगे? इवन नंबर लिखेंगे इसके आंसर में। अब ए का कंप्लीमेंट भी हमारे पास आ गया, बी का कंप्लीमेंट भी आ गया। इनका क्या लेना रह गया है बाकी? तो इनका जी इंटरसेक्शन लेना बाकी रह गया है। तो मैंने लिखा कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ए के कंप्लीमेंट की वैल्यू ये थी वो लिख ली, इसलिए इसी तरह बी के कंप्लीमेंट की वैल्यू ये थी वो लिख ली। तो जी ये आपके पास ओड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, तो इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ सकता है? तो इसलिए कॉमन नहीं आ सकता। तो मैंने लिख दिया कि ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट मेरे पास 5 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे देखें कि जो इक्वेशन 1 थी वो भी 5 आई, इक्वेशन 2 भी 5 आई। तो मैंने लिख दिया कि बाय 1 और 2 प्रूव हो गया कि आपके पास जो हमने प्रूव करना था कि इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल आती हैं, तो वो हमने प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब चलते हैं इसके सेकंड टाइप पे, तो इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। तो जी आपके पास ये सेकंड फॉर्म है उसकी, ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करने से पहले ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है इसको सोल्व करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा मैंने, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्शन लगाया, बी की वैल्यू लिखी। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन आ रहा है? तो इन दोनों में तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, क्योंकि ये 20 तक इवन नंबर्स हैं और ये 20 तक ओड नंबर्स हैं। तो ओड नंबर्स और इवन नंबर्स में कोई भी चीज़ आपके पास कॉमन नहीं आती। तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आया? 5। अब जी हमने इसका ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट भी फाइंड करना है। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी लिखा, उसका कंप्लीमेंट लिखा, और ये आपके पास इक्वल होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। यू में से इस पूरी वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो कंप्लीमेंट आ जाएगा इसका।
अब जी यू में से मैं अगर 5 को माइनस करता है, ए यू मैंने लिखा, यू मेरे पास क्या है कि 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग थी, और ए इंटरसेक्शन बी की जो अभी हमने वैल्यू फाइंड की है वो क्या है 5। तो यू में से अगर मैं 5 को माइनस करूं तो वो यू ही रहेगा। तो यू मेरे पास एज इट इज़ यू रह गया कि 1 से लेकर 20 तक। इसको आप इक्वेशन ए का नाम दे दें। अब हमारे पास जी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आ गया यू के इक्वल, मतलब उसमें 1 से लेकर 20 तक वर्ड्स आ रहे हैं जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड पे क्या है, ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है यू माइनस ए करके, ये यू की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू आ गई, और यहाँ पे आपके पास इवन नंबर्स दिए गए हैं। तो आप इवन नंबर्स को छोड़ दें, बाकी आपके पास ओड नंबर्स बचते हैं, तो ए का कम्प्लीमेंट ओड नंबर्स के इक्वल आ गया। इस तरह हमने बी का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो बी हम का कम्प्लीमेंट हम यू माइनस बी करके फाइंड करेंगे। सबसे पहले यू की वैल्यू आ गई, देन बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जी बी में आपके पास ओड नंबर्स दिए गए हैं, तो हमारे पास जो लिखने बचते हैं तो वो जस्ट हमारे पास इवन नंबर्स बचते हैं, तो हमने यहाँ पे इवन नंबर्स लिख दिए। बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास इवन नंबर्स आ गया। अब ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट, मतलब ये जो हमने ए का कम्प्लीमेंट लिया है और बी का कम्प्लीमेंट लिया है, इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। तो ए के कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी मैंने, और देन यूनियन लगाया और बी के कम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी। अब कम्प्लीमेंट में आपने इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके एक तरतीब से लिख देना है। तो ये आपके पास ओड नंबर्स हैं और ये इवन नंबर्स हैं, इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो एक होल नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी में भी आपके पास जी जो आंसर आ रहा है वो 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग आ रही है, इसको मैंने बी का नाम दे दिया। और जो इक्वेशन ए में आपके पास आंसर आ रहा था वो भी 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग ही आ रही थी। तो ये बाय ए एंड बी ये हमारे पास प्रूव हो गया कि दिस वैल्यू इक्वल्स टू दिस। तो ये हमारे पास जी डी मॉर्गन्स लॉ की दो सूरतें थी, हमने उन दोनों टाइप्स को ही सोल्व करके प्रूव कर दिया कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि लाजमी पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, कंसीडर द सेट पी। हमारे पास कोई भी सेट पी है जिसमें वैल्यूज़ हैं एक्स सच डेट एक्स इक्वल्स टू 5m। एक्स इक्वल्स टू 5m का मतलब है कि इस जो हमारा ये सेट है इसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो 5 का टेबल होगा, ठीक है। जैसे 5, 10, 15, 20 इस तरीके से कोई भी हमारे पास दूसरा सेट है जिसको उसने क्यू का नाम दे दिया है, और ये हमारे पास इक्वल है एक्स सच डेट x equals to 2m and m equals to m is belongs to n। तो इसमें q में जो हमारे पास जी वैल्यू x इक्वल्स टू 2m है, इसका मतलब है कि इस सेट में जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो 2 का टेबल होगा। जैसे 2, 4, 6, 8 इस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी। उसने हमें क्या क्या कहा है कि फाइंड p इंटरसेक्शन q, कि हमने इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जी ये आपका क्वेश्चन है और पी इंटरसेक्शन क्यों हमने फाइंड करना है। मैंने लिख दिया है कि पी सेट कंटेन्स द मल्टीपल ऑफ 5, कि जो हमारे पास पी सेट होगा जिसमें उसने वैल्यू दी है 5m, इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब है कि उसमें 5 के मल्टीपल्स आएंगे, मतलब कि 5 का टेबल आएगा। एंड क्यू सेट कंटेन्स द मल्टीपल ऑफ 2। इस लाइन का मतलब है कि जो हमारे पास क्यू सेट है इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी वो 2 का टेबल आएगा, ठीक है। 2 के मल्टीपल का मतलब है कि 2 का टेबल आएगा। हमने लिख लिया कि P इक्वल है हमारे पास कि अगर इसमें P सेट में हमारे पास 5 का टेबल आता है तो उसमें मैंने 5 का टेबल ऑन फॉर्म में लिख लिया कि 5, 10, 15 एंड ऑन, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसी तरीके से Q में हमारे पास 2 का टेबल आना था तो वो मैंने 2 का टेबल लिख लिया, 3-4 वैल्यूज़ लिख ली शुरू में, बाकी ऑन कर दिया, ठीक है। अब हमने इनका दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना था, तो मैंने लिखा P इंटरसेक्शन Q, दोनों की वैल्यूज़ लिखी, दरमियान में जी इंटरसेक्शन का साइन लगा दिया। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी आएंगी, तो कॉमन वैल्यूज़ इन दोनों में आएंगी कि जो 5 पे भी डिवाइड हो रहा हो वर्ड और 2 पे भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो इस तरह के वर्ड्स हम लिखेंगे। जैसे अब 10 इसमें भी आ रहा है, 10 2 के टेबल में भी 10 आता है। 20 देखें
कि 5 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है, ठीक है। तो इन दोनों जो हमारे पास दोनों सेट्स हैं इनमें से हमने वो वाले नंबर्स लिख लेने हैं जो 2 के टेबल पे भी डिवाइड होते हों और 5 के टेबल पे भी डिवाइड होते हों, ठीक है। जैसे 10 है, ये 2 पे भी डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है। इसी तरीके से 20 है, दोनों के सेट्स में आता है और ये 2 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी डिवाइड होता है, ठीक है। और इसी तरीके से हमने वो वाले सारे नंबर लिख देने हैं, 3-4 आपने फर्स्ट वाले लिखने हैं, देन सो ऑन कंटिन्यू शो कर देना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये सोल्व हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि फ्रॉम अ सूटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन डिड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब उसने यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ्स दिए हैं और उसने कहा है कि इनको आप प्रूव करें कि ये हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। इसी तरीके से सेकंड पार्ट में भी उसने एक लेफ़्ट हैंड साइड दे दी है और एक राइट हैंड साइड दे दी है। इस क्वेश्चन में उसने कोई भी आपको वैल्यू नहीं दी, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हुए वैल्यूज़ को लेट कर लेते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले उसने ये हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड करने के लिए, लेकिन इस तरीके से कोई भी वैल्यू नहीं दी थी। अब यहाँ पे देखें कि सिर्फ ए और बी आ रहा है, ठीक है, ए और बी ही आ रहा है। तो मैंने लेट कर लिया कि ए मेरे पास है 1 2 3 4। इसी तरीके से कोई बी सेट है जिसकी वैल्यू मैंने खुद से लेट कर ली है। आप कोई भी वैल्यू इसकी लेट कर सकते हैं अपने पास से भी। बी की वैल्यू 2 और 3 है। और मैंने जी इसकी सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करना शुरू किया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम इसकी ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करते होते हैं। कोई भी वैल्यू हो, जैसे ये है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करते हैं। तो मैंने ब्रैकेट के अंदर जो था ए यूनियन बी लिखा था वो लिखा। अब ए की जो वैल्यू है लेट की हुई वो यहाँ पे पुट की, मिड में यूनियन लगाया और बी की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी। अब इससे नेक्स्ट जी आपको पता है कि यूनियन में हम उन दोनों सेट्स की वैल्यू को मिलाकर लिख देते हैं। और मैंने दोनों साइड्स की वैल्यूज़ को मिलाकर लिख दिया। अगर कोई रिपीट भी हो रहा है डिजिट, तो उसको एक ही बार लिखते होते हैं, ठीक है, यूनियन में। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब क्या फाइंड करने वाला रह गया है? ए यूनियन बी तो फाइंड कर लिया, ए का इंटरसेक्शन लेना रह गया बाकी ए यूनियन बी के साथ। तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मेरे पास ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, वो लिख ली, मिड में इंटरसेक्शन लगाया। अब इसकी जो वैल्यू हमने अभी फाइंड की है वो यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अब इन दोनों में हमने कॉमन, क्योंकि इंटरसेक्शन है तो दोनों में जो वैल्यूज़ कॉमन आ रही हैं तो वो लिख लेनी है। तो इन दोनों में जी 1 2 3 4 ही कॉमन आ रहे हैं, सारी वैल्यूज़ ही कॉमन आ रही हैं, तो वो सारी वैल्यूज़ मैंने लिख ली। तो ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका ये आंसर आ गया और उसको मैंने एक लाइन लगाकर लेफ़्ट हैंड साइड के नाम से शो कर दिया है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड जी हमारे पास है कि ए यूनियन इंटू ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। इधर लेफ़्ट साइड पे मैंने लिख लिया कि ए इंटरसेक्शन बी, राइट हैंड साइड पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लिया जो कि मैंने लेट की थी, ठीक है। 1 2 3 4 for set A and intersection and 2 3 for the set B। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यूज़ कॉमन है? तो ये 2 3 ही कॉमन है दोनों में, ठीक है। 1 और 4 इसमें नहीं है, तो 2 एंड 3 हमने लिख लिया। अब जी क्या रह गया बाकी? अब ए का यूनियन लेना रह गया है इनके साथ लेना, ठीक है। तो ए का यूनियन इस पूरी वैल्यू के साथ लेते हैं। तो ए यूनियन लिखा हमने ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू हमारे पास जो गिवन थी 1 2 3 4 लिख ली और अभी जो इनका इंटरसेक्शन फाइंड किया है वो लिखा। तो आपको पता है कि यूनियन में हम दोनों वैल्यूज़ को, दोनों सेट्स की वैल्यूज़ को जी कलेक्ट करके एक तरतीब के साथ लिख लेते हैं। तो मैंने इनको एक तरतीब के साथ कलेक्ट करके लिख लिया। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल थी, तो मैंने लिख दिया जी कि ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में आपको जस्ट वैल्यू नहीं दी थी, आप कोई सी भी इस क्वेश्चन में वैल्यू लेट करें इस तरीके से। कम से कम जो छोटी वैल्यू होती है उसी को लिया करें। अगर कहीं पे वो आपको वैल्यूज़ नहीं देता तो ट्राई किया करें कि सबसे छोटी वैल्यूज़ लें ताकि वो आप इजीली एक क्वेश्चन को हल कर सकें। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि इफ़ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7x-2 एंड एस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8x² - 3। अब यहाँ पे उसने हमें दो फंक्शंस दे दिए हैं, एक जी ऑफ एक्स दे दिया है और दूसरा एस ऑफ एक्स दे दिया है। अब जी ऑफ एक्स फंक्शन में जो हमने वैल्यूज़ पुट करनी है वो भी उसने 3 दे दी हैं, ठीक है, और एस ऑफ एक्स फंक्शन में जो वैल्यूज़ पुट करनी है वो भी उसने 3 एस की वैल्यूज़ दे दी हैं, जो कि हमने एक्स की जगह पे पुट करनी है। इसी तरीके से ये जो है ये वाली वैल्यूज़ ये भी हमने एक्स की जगह पे पुट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हैं। तो जी ये मेरे पास जी ऑफ एक्स फंक्शन था जिसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 7x-2 है। दूसरी साइड में मैंने फंक्शन एस ऑफ एक्स लिख लिया है। सबसे पहले हम इसको जी ऑफ एक्स को सोल्व करते हैं, देन एस ऑफ एक्स वाले फंक्शन पे आते हैं। तो जी ऑफ एक्स का जो आपसे उसने पहला पार्ट पूछा था क्वेश्चन में, वो उसने पूछा था कि जी ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, कि जी ऑफ ज़ीरो हमने फाइंड करना है। अब आपने ये एक्स की जगह पे इस जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, इसमें जहाँ जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे ज़ीरो पुट कर दें। मैंने इस साइड पे क्या लिखा कि जी इंटू ज़ीरो, एक्स की जगह पे ज़ीरो आ गया। इसी तरीके से 7 इंटू ज़ीरो, क्योंकि 7 के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पे भी ज़ीरो आ गया, -2 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे जी इंटू ज़ीरो वैसे ही, और 7 इंटू ज़ीरो, तो इसका आंसर ज़ीरो आ गया, ये वैल्यू ख़त्म होगी और जस्ट हमारे पास -2 आंसर आ गया, ठीक है। ये यहीं तक हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट है कि उसने हमें बोला था कि जी इंटू -1 भी फाइंड करें। तो अब जी जहाँ जहाँ पे हमारे पास फंक्शन में एक्स है वहाँ पे हमने -1 पुट कर देना है सिंपली। तो जी इंटू -1 मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 7 इंटू -1 पुट कर दिया और -2 एज इट इज़ आ गया। अब 7 इंटू -1 क्या होता है हमारे पास, -7, और -2 एज इट इज़ आ गया। और जी ये -7 और -2 मिलकर क्या हो गया, जमा होंगे। माइनस माइनस अगर दो वैल्यूज़ माइनस की हों वो होती जमा ही हैं, लेकिन उनके साथ जो साइन आता है वो नेगेटिव ही आता है। तो जी ये मेरे पास जी इंटू -1 का आंसर -9 आ गया। अब जी वाले फंक्शन की मेरे पास जो थर्ड वैल्यू है, जो कि इस फंक्शन की लास्ट वैल्यू है, वो देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या था। जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7x-2, और जो उसने वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है वो है यहाँ पे ओवर वाली वैल्यू, कि आपने फाइंड करना है जी इंटू -5/3। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है जी वाले फंक्शन में, वहाँ पे आपने जस्ट 5/3 -5/3 पुट कर देना है। तो जी यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ जी इंटू -5/3, और इसी तरीके से 7 इंटू -5/3, और ये जो -2 है ये एज इट इज़ आ गया नीचे, ठीक है। इससे नेक्स्ट जी अब ये 7 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7 5 दा 35, और ये माइनस वैसे ही साथ आ गया। और ये जो ओवर में 3 है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे कि इस पूरी वैल्यू का एलसीएम 3 आ गया, और 3 टू द 6 ऊपर क्या आ जाएगा, -35 -6/3, और इन दोनों को अगर हम सम करें तो वो 45 बनता है। तो वो माइनस का 45/3 आ गया, कि जो हमारे पास जी ऑफ -5/3 की वैल्यू आती है, जो उसका आंसर आता है वो क्या है, -41/3। अब आते हैं जी एस ऑफ एक्स, मतलब एस वाले एस फंक्शन पे। तो इसकी हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, 8x² - 3। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट उसने पूछा है कि एस ऑफ 1 हमारे पास किसके इक्वल होगा, वो हमने फाइंड करना है। अब जहाँ पे एस वाले फंक्शन में हमारे पास एक्स है, वहाँ पे आपने सिंपली 1 पुट कर देना है। तो जी जब हमने एस ऑफ 1 फाइंड करना है तो एक्स की जगह पे 1 आ गया। इसी तरीके से 8 इंटू x² है तो वो 1 का स्केयर आ गया, और -3 वैसे ही आ गया साथ। तो इससे नेक्स्ट एस ऑफ 1 वैसे ही आ गया, और 8 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो 8 इंटू 1 1 ही आ गया, तो 8 -3 किया तो एस ऑफ 1 का आंसर क्या आ गया, 5। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है एस वाले फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट है, हमने क्या फाइंड करना है, एस ऑफ -9 फाइंड करना है इसमें, ठीक है, कि एस ऑफ -9 हमने फाइंड करना है। तो अब जी जहाँ पे आपके पास एक्स है, एस वाले फंक्शन में एक्स है, वहाँ पे आपने क्या पुट करते रहना है, -9।
तो s इंटू -9 लिखा मेरे, और इज़ इक्वल्स टू 8 इंटू, अब x स्केयर है, x की जगह पे क्या आ जाएगा, -9 का स्केयर, और ये जो -3 है ये एज इट इज़ आ गया। अब s इंटू एस ऑफ -9 इस साइड पे ये ऐसे ही आता रहेगा, और दूसरी साइड देखें कि 9 का स्केयर आपके पास क्या होता है 81, और जो माइनस है ये भी स्केयर की वजह से पॉजिटिव हो जाता है। तो 8 -3 वैसे ही आ गया, 81 क्रॉस 8 किया हमने तो उसका आंसर 648 आया, और ये -3 वैसे ही नीचे आ गया, और एस ऑफ 9 का जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जी वो 645। ठीक है, कि एस ऑफ -9 का ये हमारे पास फाइनल आंसर है जो कि है 645। अब हमारे पास इसका लास्ट पार्ट बचा है जो कि 6th पार्ट है। एस ऑफ एक्स हमारे पास वैसे ही सेम 8x² -3 है। यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, तो फंक्शन में हमने यहाँ पे पुट करना है ओवर वाली वैल्यू जो कि हमारे पास है 7/2। जहाँ पे अब x है फंक्शन में वहाँ पे हमने 7/2 पुट करना है। तो 7/2 यहाँ पे पुट किया मैंने, s इंटू एक्स की जगह पे 7/2 पुट कर दिया। इसी तरीके से ये 8 के साथ जो x स्केयर आ रहा है इसकी जगह पे भी 7/2 पुट किया, लेकिन क्योंकि x के ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी स्केयर लगा दिया, और -3 वैसे ही आ गया। इससे नेक्स्ट जी इनका स्केयर ओपन किया तो 7 का स्केयर क्या होता है 49, और 2 का स्केयर 4 होता है, तो ये -3 वैसे ही नीचे आ गया। अब मैंने 8 को 49 से मल्टीप्लाई किया है तो उसका आंसर 392 आ गया, ओवर में 4 वैसे ही, और ये -3 भी वैसे ही। अब नेक्स्ट आपने एलसीएम लेना है, तो इसका एलसीएम 4 आ गया। आपने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12 -12 आ गया। अब आपने 392 में से 12 को माइनस किया तो वो 380 आ गया, ओवर में 4 वैसे ही आ गया। अब आपने 380 को जब 4 पे डिवाइड किया तो उसका फाइनल आंसर 95 आ गया, तो एस ऑफ 7/2 का आंसर 95। तो यहाँ पे जी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गिवन डैट एफ ऑफ एक्स, कोई भी हमें फंक्शन दे दिया गया है जिसकी जो कि इक्वल है हमारे पास ax प्लस बी, वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स के। ये हमारे पास एक f फंक्शन है जिसमें a और b दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और अब उसने कहा है कि इफ़ f ऑफ -2 इक्वल है हमारे पास 3, कि अगर हम इस फंक्शन में x की जगह पे -2 पुट करें तो वो इक्वल आता है 3 के। इसी तरीके से हम उस फंक्शन में जी f ऑफ 4 पुट करते हैं, मतलब x की जगह पे 4 पुट करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 10 आता है। हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, कि इसको इनकी इक्वेशंस बनानी है सबसे पहले हमने, और देन उनको सोल्व करते हुए a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो देखें कि ये जो हमें गिवन फंक्शन था वो लिख लिए है, और एक तो हमने ये f ऑफ -2 पुट फाइंड करना है, मतलब इक्वेशन बनानी है ये पुट करके, और दूसरा f ऑफ 4 पुट करके इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले मैंने पुट किया है जी f ऑफ 4, इस साइड पे f ऑफ 4 मैंने पुट करके सोल्व कर लिया, इस साइड पे f ऑफ -2 पुट करके सोल्व कर लिया। तो सबसे पहले फंक्शन लिखा है f ऑफ x इक्वल्स टू, जो हमारे पास गिवन थी वैल्यू ax प्लस b। अब मैंने क्या करना है कि x की जगह पे 4 पुट कर देना है, कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 4 पुट कर दिया, कि f ऑफ 4, और यहाँ पे f ऑफ x की जगह पे 4 पुट कर दिया इक्वल्स टू, यहाँ पे a के साथ x है उसकी जगह पे 4 पुट कर दिया, और प्लस b वैसे ही आ गया। अब उसने जो गिवन दिया है कि जो f ऑफ 4 है वो किसके इक्वल है 10, तो f ऑफ 4 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 10, क्योंकि ये f ऑफ 4 10 के इक्वल है। तो नेक्स्ट 4 को a से मल्टीप्लाई किया तो वो 4a बन गया, इसी तरीके से प्लस b आ गया, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी साइड पे हैं कि हमने f ऑफ -2 पुट करना था इसमें, तो f ऑफ x इसी तरीके से हमारे पास ax प्लस b है। अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है f ऑफ -2, जो कि इक्वल आएगा 3 के। अब जी यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट कर दें। f ऑफ -2 पुट किया फंक्शन में, a इंटू -2, एक्स की जगह पे -2 आ गया, और प्लस b एज इट इज़ आ गया। अब जो हमारे पास f ऑफ 2 है जो गिवन है क्वेश्चन में वो किसके इक्वल है 3 के, तो f ऑफ 2 की जगह पे f ऑफ -2 की जगह पे हम 3 पुट कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं। यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, और a इंटू -2, तो ये -2a हो गया, और प्लस का b एज इट इज़। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है।
आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस यानी सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन को सोल्व करने का पहले भी मैंने आपको तरीका बताया था कि उनकी लेफ़्ट हैंड साइड्स जो होंगी उनको आपस में सोल्व करना है और राइट हैंड साइड्स को आपस में सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो लिखनी है आपने, और 10 में से माइनस कर देना है 3 को। ये लेफ़्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब राइट हैंड साइड आपने इक्वेशन 1 की एज इट इज़ लिख लेनी है। तो वो मैंने 4a + b एज इट इज़ लिख लिया। अब ये नेगेटिव साइन आएगा इसके बाद, इक्वेशन 2 के बाद, ठीक है। तो ये मैंने नेगेटिव साइन लगाया और ये वाली वैल्यू लिखने से पहले एक ब्रैकेट लगा दी, क्योंकि ये जो नेगेटिव का साइन है इस पूरी वैल्यू के साइंस को चेंज करेगा। तो ये 10 - 3 कितना हो गया, 7, और 4a + b, और ये जो नेगेटिव बाहर था ब्रैकेट के, इसने दोनों के साइंस चेंज कर दिए कि जो माइनस का 2a था वो प्लस का 2a हो गया, और जो प्लस का b था वो माइनस का b बन गया। अब ये माइनस का b और प्लस का b आपस में कैंसिल हो गए, और ये 4a + 2a कितना बन गया मिलकर 6a। तो 7 = जी मेरे पास आ गया 6a। अब हमने क्या फाइंड करनी है, a की वैल्यू। तो ये जो 6a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये 7 के नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये मेरे पास सिंपली a की वैल्यू निकल आई है, तो मैंने इसको पुट कर देना है इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने जी पुट कर दिया इक्वेशन 2 में, कि जहाँ पे इक्वेशन 2 में मेरे पास a आएगा वहाँ पे जी मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा 7/6 सिंपली। तो ये मैंने लिख लिया कि 3 लिख लिया एज इट इज़ इक्वल्स टू -2 लिख लिया, और a की जगह पे 7/6 लिख लिया, प्लस b वैसे ही आ गया। अब ये 2 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 3 6 होता है, तो ये नीचे 3 आ गया। तो 3 = 7/3, क्योंकि ये 6 तो 2 से मतलब कैंसिल हो गया था ना, तो नीचे ओवर में 3 आ गया और प्लस b एज इट इज़ आ गया। अब देखें कि ये जो वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव हो रही है हमने, क्योंकि b की सिंपली वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इसी साइड पे रहेगा, और ये जो वैल्यू नेगेटिव की है दूसरी साइड पे जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। अब जी यहाँ पे एलसीएम लें तो एलसीएम 3 आएगा, और 3 3 9 + 7, 9 + 7 लिख लिया हमने। तो 9 + 7 आपके पास 16 होता है, और ओवर में 3 वैसे ही आ गया, तो b = आपके पास 16/3 आ गया। ए की भी वैल्यू फाइंड कर ली, बी की भी वैल्यू फाइंड कर ली, तो यहाँ तक जी आपका क्वेश्चन सोल्व होता है। अब जी क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x। यहाँ पे आपके पास कोई भी फंक्शन k दे दिया है जो कि इक्वल है 7x - 5 के। अब उसने आपको कहा है कि इफ़ k ऑफ x इक्वल हमारे पास अगर 100 हो तो आपने सिंपली x की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी फंक्शन k है जो कि इक्वल है 7x - 5 के। अगर उसने कहा है कि ये जो k ऑफ x है अगर ये 100 के इक्वल हो तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है ये। जो उसने गिवन दी है वैल्यू k ऑफ x इक्वल्स टू, मैंने लिख लिया 7x - 5, और जो k ऑफ x की वैल्यू है वो लिख ली। हमने फाइंड क्या करना था, x करना है। तो जहाँ पे जी उसके गिवन फंक्शन में k ऑफ x आता है वहाँ पे आपने जस्ट 100 लिख देना है। ये वाली जो वैल्यू है k ऑफ x ये किसके इक्वल है, 100 के। तो k ऑफ x की जगह पे मैं सिंपली 100 लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया, दूसरी साइड इसकी वैसे ही आ गई एज इट इज़। ठीक है कि जो k ऑफ x था वो मेरे पास 100 के इक्वल था, वो 100 लिख लिया, बाकी वैल्यू ये वाली वैल्यू वैसे ही नीचे आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने x फाइंड करना है। तो x वाली वैल्यू को जी एक साइड पे रखेंगे, ये जो दूसरी वैल्यू है -5 है, ये दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। मतलब इस साइड पे ये नेगेटिव का है, इन कॉन्स्टेंट्स को मैंने अलग कर लिया और x वाली वैल्यू को अलग कर लिया। तो ये 100 और +5 मिलकर क्या बन जाएगा, 105, और 7x दूसरी साइड पे एज इट इज़ रहेगा। अब ये हमने क्योंकि ओनली x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 7 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 105 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 105 को 7 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर हमारे पास 15 आता है। तो हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली है। तो यहाँ पे जी आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सोल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखें अब कि कंसीडर द फंक्शन g ऑफ x। हमारे पास कोई भी फंक्शन है जो कि इक्वल है mx² + n, वेयर m n एंड आर कॉन्स्टेंट्स। के ये जो m और n हैं ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और वेरिएबल इसमें क्या है, जस्ट x है। इफ़
इफ़ जी ऑफ 4 अगर आपके पास 20 हो और जी ऑफ 0 आपके पास 5 हो, देन हमने क्या फाइंड करना है, हमने एम और एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जी जो उसने हमें क्वेश्चन दिया है वो है कि जी ऑफ एक्स हमारे पास एम एक्स स्केयर प्लस एन है, और इसी तरीके से जो जी ऑफ 4 है, एक तो वो हमने वैल्यू पुट करनी है जो कि इक्वल है 20 के, और दूसरी उसने हमें क्या वैल्यू दी है, जी ऑफ 0 जो कि इक्वल है 5 के। तो मैंने सबसे पहले फंक्शन लिखा जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स स्केयर प्लस एन लिख लिया। इस साइड पे मैं जी ऑफ 4 वाली वैल्यू को सोल्व कर रहा हूँ, इस साइड पे दूसरी साइड पे मैं जी ऑफ 0 वाली वैल्यू को सोल्व कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे जी ऑफ 4 वाली वैल्यू को कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले फंक्शन लिख लिया, और जी ऑफ 4 जहाँ जहाँ पे जी ऑफ एक्स मतलब जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स है, वहाँ पे पहले 4 को पुट करें एक्स की जगह पे। तो जी ऑफ एक्स था, तो एक्स की जगह पे 4 पुट कर दिया, इसी तरीके से इक्वल्स टू एम, एम एज इट इज़ आ गया, और एक्स की जगह पे हमने 4 लगाया, और क्योंकि एक्स का स्केयर है इसीलिए 4 का भी स्केयर हो जाएगा, और प्लस का एन एज इट इज़ आ जाएगा। अब जी जो उसने हमें गिवन दिया है कि अगर ये जो जी ऑफ 4 है ये किसके इक्वल है, ये 20 के इक्वल है, तो हमने जी ऑफ 4 की जगह पे 20 पुट कर दिया, और इक्वल्स टू अब एम वैसे ही आ गया, और 4 का स्केयर हमारे पास 16 होता है, तो 16 को एम से मल्टीप्लाई किया तो वो 16 एम आ गया सिंपली, ठीक है, प्लस का एन एज इट इज़ आ गया। तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इस दूसरी साइड पे हमने क्या फाइंड किया, जी ऑफ 0। तो सबसे पहले मैंने फंक्शन लिखा जो कि गिवन था जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम एक्स स्केयर प्लस एन। तो जी ऑफ एक्स की जगह पे अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या पुट करना है, 0। तो जी इंटू 0 मैंने पुट कर दिया एक्स की जगह पे, और एम एक्स की जगह पे भी 0 आ गया, और उसका स्केयर प्लस एन एज इट इज़ आ गया। अब ये आपके पास जी पूरी वैल्यू, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई हो वो सारी वैल्यू को 0 कर देता है, तो इस साइड पे हमारे पास n रह गया, और जी ऑफ 0 आपके पास किसके इक्वल है, 5 के। जी ऑफ 0 5 है, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, तो n की हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई जो कि n इक्वल है 5 के। अब जी इस वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट करता हूँ तो वो मेरे पास m की वैल्यू आ जाएगी, n की तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो n की जगह पे अगर मैं 5 पुट करूँगा तो ये मेरे पास m की वैल्यू भी आ जाएगी। मैंने लिख दिया कि पुट इन 1, तो ये 20 इक्वल्स टू 16 एम प्लस एन की जगह पे मैंने 5 पुट किया, 16 एम इसी साइड पे रहेगा, और ये जो प्लस का 5 है ये 20 में से माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 5 को माइनस किया 15 आया। इसी ये जो 16 एम था ये एज इट इज़ रहा। हमने चूंकि एम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 15 ये 16 एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर 15 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 15/16। n की वैल्यू 5 थी, और जो है जी m की वो 15/16। अच्छा, ये आपके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जो जिनकी थ्योरी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, तो ये वाले क्वेश्चंस मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते जिनके मतलब इतने लंबे क्वेश्चंस हों या इतनी ज़्यादा थ्योरी लिखी हो। तो यहाँ तक ही जी हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो कंप्लीट हुआ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इस पूरे चैप्टर में से तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। इसी के साथ जी मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।